छोटे सरकार ने सुल्ताना की आहो-बका का कुछ ज़्यादा असर नहीं लिया। वो ध्यान से अपने सामने फैले हुए कागजात को देखता रहा। फिर इसने चौड़े जबड़े वाले मोहन कुमार नामी शख्स से मुखातिब होकर कहा, मोहन कुमार, हम जानते हैं कि 15-16 बरस पहले इस लड़की की माता ने बड़ी दलेरी दिखाते हुए जंगल में बड़ी भाई जी की जीवन रक्षा की थी। इस तरह से इस परिवार का हमारे ऊपर एक एहसान भी है। हमें बहुत निराशा हो रही है कि इसी परिवार की एक लड़की के ऊपर इतने कठोर इल्ज़ाम लग रहे हैं। मोहन कुमार बोला, छोटे सरकार, आप बिल्कुल ठीक कहवत हैं, लेकिन ये छोरी अपनी माता पर नहीं गई, इसके बिल्कुल उलट गई है। इसको बहुत बर्दाश्त किया गया, पर अब पानी सर से गुजर गया है। ये स्टेट की बागी बन चुकी है, खुद कानून तोड़त है और चाहत है कि दूसरे भी ऐसा करें। इसको जो ढील दी जाती रही, इसका इसने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। यहाँ तक कि हुक्म जी की पत्नी रत्ना देवी से भी विरोध करने लगी, बल्कि इनसे लड़ाई छेड़ दी। छोटे सरकार अचानक मेरी तरफ घूमे और बारोब आवाज़ में बोले, तुम्हारे बारे में कहा जावत है कि तुम सुल्ताना के पति हो। क्या तुम ये बात मानत हो? मेरा सर चकरा गया। एक बार फिर आंखों के सामने लाल पीली चिंगारियां उड़ने लगी। मैं सीढ़ियों पर से उड़ता हुआ स्याही माइल फर्श की तरफ जा रहा था। इससे आगे कुछ याद नहीं था। चंद ही लम्हों में मेरे माथे पर पसीना चमकने लगा। मैंने महसूस किया कि इस अदालत में मौजूद हर फर्द मेरी तरफ देख रहा है। इनमें सुल्ताना और गनी साहब भी शामिल हैं। गनी साहब की आंखों में भी वही डरी डरी इल्तिजा थी जो कुछ देर पहले सुल्ताना की आंखों में नजर आई थी। वो भी चाहते थे कि मैं सुल्ताना को अपनी बीवी और इसके बच्चे को अपना बच्चा मान लूँ। मेरा गला खुश्क हो गया और जुबान को ताला सा लग गया। मैंने भी बसी से छोटे सरकार के बारूद चेहरे की तरफ देखा। मेरी आंखों में आंसू चमक गए। न जाने क्यों इन लम्हों में मुझे फिर इमरान याद आ गया। काश वो इस वक्त यहाँ मौजूद होता। वो मेरी तरफ से बोलता। इसके पास तो हर सवाल का बेमिसाल जवाब मौजूद रहता था। इसके पास तो हर दलील का तोड़ होता था। वो सच बोल कर तो कायल करता ही था, झूठ बोल कर भी लाजवाब कर देता था। मोहन कुमार ने बुलंद आवाज़ में कहा, ये कुछ नहीं बोलेगा छोटे सरकार। ये कुछ बोलने के काबिल होता तो सुल्ताना इसको पति ही क्यों बनाती। कुछ लोग मुस्कुराए और सरगोशियाँ उभरी। छोटे सरकार ने एक कागज़ पर नज़रें जमाते हुए पूछा, ये मैडम सफूरा कौन है जिसे बाद अज़ा यहाँ स्टेट में कोर्ती का नाम दिया गया? जनाब, इसका जवाब मेरे ये साथी गुरु राकेश और हाफिज़ खुदा बख्श साहब ज़्यादा अच्छे तरीके से दे सकते हैं। मोहन ने अपने दोनों साथियों की तरफ इशारा किया। गेरवा लिबास वाले गुरु राकेश ने खंकार कर गला साफ किया और मुअद्दब अंदाज में बोला, छोटे सरकार, ये सफूरा नाम की नारी भी इसी अपराध में मुलव्वस थी जिसमें ये महरूज था। इसके अलावा इनका एक तीसरा साथी अबरार अहमद भी था। मेरा ख्याल है कि आप थोड़ा बहुत तो जानत होंगे। ये महात्मा बुद्ध की मुकद्दस मूर्ति की चोरी का मामला था। कुछ लोगों ने बड़ी बेदर्दी से मूर्ति को पुराने पगोडा के तहखाने से उखाड़ा और यहाँ से निकालकर झांसी पहुँचाया। झांसी से ये मूर्ति इलाहाबाद पहुँची और फिर वहाँ से हैरत अंगेज तौर पर पाकिस्तान पहुँचा दी गई। इस मूर्ति को वापस लाने के लिए हमारे लोगन को जो कुछ करना पड़ा वो एक लंबी कथा है। इसमें हमारे कई लोगन का जीवन भी गया। बड़े गुरु के हुक्म के मुताबिक कुछ अपराधियों को बंदी बनाकर यहाँ स्टेट में लाया जाना ज़रूरी था। सो हमारे लोगन ने सर तोड़ कोशिश की और 5-6 को ले आए। ये सफूरा, अबरार अहमद और महरूज भी इनमें शामिल हैं। मगर इस लड़की सुल्ताना और तुम्हारे इस अपराधी महरूज का मिलाप कैसे हुआ? छोटे सरकार की तरफ से पूछा गया। जनाब, दस्तूर के मुताबिक महरूज को भी दूसरे कैदियों की तरह बड़े पगोडा में कैद की सज़ा काटनी पड़ी। ये वहाँ सज़ा काट रहा था। इस लड़की सुल्ताना के चौबारे से पकोड़ा का सहन नजर आवत था। ये वहाँ से महरूज को पकोड़ा का काम करते देखती थी। फिर एक रोज़ पकोड़ा के एक हिस्से में आग लग गई। ये महरूज और 2-3 बंदे इस आग में फंस गए। सुल्ताना ने महरूज को आग से निकाला था और बाद में इसकी मरहम पट्टी भी करती रही थी। फिर एक दिन बिल्कुल अचानक जुर्गा के लोगन को पता चला कि मुख्तार की बेटी सुल्ताना ने पगोटा के चाकर महरूज से ब्याह कर लिया है और ख़ुद को इसकी पत्नी कह रही है। मैंने सरकार को बताया है ना कि इस छोरी ने हमेशा वो काम किया है जिसकी वजह से खलबली मची है और लोगन ने दांतों में उंगलियां दाबी हैं। दरअसल ये अपनी हैसियत का फ़ायदा उठाती रही है जो स्वर्गबाशी राय प्रताप बहादुर जी ने इसे और इसके ख़ानदान को दी थी। कुछ लोगन को इज्जत रास नहीं आती और इसको भी नहीं आई है छोटे सरकार। इस मौके पर सुल्ताना ने आगे बढ़कर कुछ कहना चाहा, मगर छोटे सरकार ने उंगली उठाकर इसे फ़िलहाल खामोश रहने का हुक्म दिया। वो मोहन कुमार और गुरु राकेश से एक साथ मुखातिब होकर बोला, लेकिन हमारी बुद्धि में ये बात नहीं आई कि पकोड़ा के अपराधी की शादी को बड़े भाई साहब और दूसरे लोगों ने कैसे मान लिया। मोहन कुमार बोला, छोटे सरकार, भगवान हज़ारों वर्ष आपकी रक्षा करे। गुरु राकेश ने आपको बताया है ना कि इस छोरी ने हमेशा इस हैसियत का फ़ायदा उठाया है जो आपके पुरखों ने इस परिवार को दी है। इस ब्याह के मौका पर भी इस छोरी ने ऐसा ही किया। ये जानत थी कि इसके पास एक तुर्क का पत्ता मौजूद है। इसने वो पत्ता फेंका और बाजी अपने नाम कर ली। मोहन कुमार, खुलकर बात करो, छोटे सरकार ने कहा।
छोटे सरकार सब लोग जानते हैं कि 15-16 साल पहले तुराई के जंगल में सुल्ताना की माता ने हुक्म जी का जीवन बचाया था और इसके लिए अपना बलिदान दे दिया था। हमारे स्वर्गवासी महाराज प्रताप बहादुर ने इसके बदले इस परिवार को बहुत कुछ दिया था। फिर भी शायद इनके मन में था कि इनकी तरफ से कोई कसर न रह जाए। इन जैसा दयालु किसी के एहसान का बोझ अपने सर पर काहे को और कैसे रख सकता है। शायद आप भी जानते हैं कि इस समय महाराज ने सुल्ताना के पिता मुख्तार को अपनी खास मोहर दी थी और कहा था कि कभी ज़रूरत पड़े तो ये मोहर दिखाकर जो चाहे ले लेना। छोटे सरकार ने कदरे चौंक कर कहा, हाँ ये बात हमने भी सुनी है। मोहन कुमार तासब से बोला, इस चोरी सुल्ताना ने महाराज की इस मोहर का इस्तेमाल किया और हुक्म जी से अपनी और महरूज की जान बख्शी करवाने में कामयाब रही। इसके लिए हुक्म जी को बहुत कठिनाई भी उठानी पड़ी। बुद्ध मत के मानने वाले बहुत से लोगन हुक्म जी के खिलाफ हो गए। वो हरगिज़ नहीं चाहते कि इनके अपराधी को इस तरह माफ़ कर दिया जाए और एक मुस्लिम लड़की डंके की चोट पर इसको अपना पति बना ले। ऐसे लोगन को राम करने के लिए हुक्म जी को बहुत कोशिश करना पड़ी। बहरहाल उन्होंने किसी न किसी तरह अपने पिता का दिया हुआ वचन निभा दिया। इस मौके पर सुल्ताना ने फिर बोलना चाहा मगर छोटे सरकार की तरफ से इसे खामोश कर दिया गया। मैं हक्का बक्का खड़ा था। मेरे बारे में जो तफसीली बातचीत हो रही थी इसका कोई सिरा मेरे हाथ नहीं आ रहा था। बस किसी वक्त जहन में झमाका सा होता था और लगता था कि कोई टूटा फूटा मंजर या बिखरी हुई सी कोई आवाज़ याद आ रही है। सफूरा के नाम ने भी मेरे दिमाग में खलबली मचा दी थी और मेरा ये शक दुरुस्त साबित हुआ कि जिस कैदी औरत का नाम कुर्ती लिया जा रहा है वो मैडम सफूरा हो सकती है। छोटे सरकार ने मोहन कुमार को मुखातिब करते हुए कहा, तुम अपनी बात जारी रखो। मोहन कुमार की आंखों की चमक बढ़ गई। वो बोला, छोटे सरकार मैं फिर वही बात कहूँगा, उस लोगन को इज्जत रास नहीं आई। हुक्म जी और हम सब ने बहुत कोशिश की ये लड़की किसी तरह संभल जाए मगर ये संभलने की बजाय और भी बिगड़ती चली गई। रत्ना देवी से इसने अपना विरुद्ध इतना बढ़ा लिया है कि इनकी हवा पर भी तलवारें चलाती है। हुक्म जी के सामने अब इसकी सिवा कोई चारा नहीं कि वो इसे कानून के मुताबिक सज़ा दें। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इसे हमारे हवाले किया जाए और इसके नुमाइशी पति को भी, ताकि हम इन्हें हुक्म जी के सामने पेश कर सकें। मैंने देखा कि सुल्ताना का चेहरा सुर्ख अंगार हो रहा था। छोटे सरकार और इनके मुसाहिब ने एक बार फिर अपने सामने फैले हुए कागजात को देखा। तब छोटे सरकार ने गहरी सांस लेते हुए सुल्ताना को मुखातिब किया, क्या ये बात दुरुस्त है कि तुम अपने घर के चौबारे से पगोडा के सहन में ताका झांकी करती थी और तुमने वहाँ सज़ा काटने वाले महरूज से आंख लड़ा रखी थी? ये बात गलत है छोटे सरकार। इन लोगों ने जो कुछ कहा है वो सब झूठ का पलंदा है, इसमें कुछ भी सच नहीं। वो बेहद जोश से बोली। छोटे सरकार ने इसे टोका, हम जो कुछ तुमसे पूछ रहे हैं बस इसका जवाब दो। क्या ब्याह से पहले महरूज से तुम्हारा कोई नाता था? नहीं सरकार, मैं बिल्कुल सच कहती हूँ। मैं इसको अपने घर की छत से देखती जरूर थी और मैं कोई अकेली नहीं देखती थी, और भी अड़ोस पड़ोस के लोग देखते थे। इसकी और दूसरे दो कैदियों की हालत बहुत पतली थी। इनके पाँव में रस्सी की बेड़ियाँ रहती थी। ये सारा दिन पगोडा के काम करते थे, झाड़ पूंछ करते थे, फर्श धोते थे, नालियाँ साफ करते थे। बड़े बख्शुओं की मुट्ठी चापी और खिदमत भी इनका इच काम था। इनको बस दोपहर के वक्त खाना मिलता था और वो भी ये मांग कर लाते थे। शाम से जरा पहले इनको पगोडा की सीढ़ियों के सामने जहाँ लोगा की खड़ानों और जूतियाँ पड़ी होती थी औंधा लिटाया जाता था और बैद मारे जाते थे। दोनों मुर्दों को 10-10, औरत को 6। छोटे सरकार, दूसरों की तरह मुझे भी इन 3 लोगों पर तरस आया। इस वक्त महरूज मुझे अपने एक मुसलमान भाई की तरह लगता था, एक ऐसा भाई जो अपने वतन से दूर एक सख्त मुसीबत में फंसा हुआ था। लेकिन फिर एक दिन तुमने अचानक इससे शादी कर ली और इस शादी को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगाया। छोटे सरकार ने सवाल किया। वो शकबार लहजे में बोली, छोटे सरकार मुझे आपके इंसाफ पर पूरा एतबार है, लेकिन सरकार अभी तक आपके सामने इस तस्वीर का एक रुख है और ये बिल्कुल गलत रुख है। जुर्गा में जानने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे वालिद ने अचानक मेरी शादी महरूज से क्यों की। इसके पीछे क्या वजह थी? इसके पीछे बस एक ही वजह थी छोटे सरकार, मेरे घर वाले मेरी इज्जत बचाना चाहते थे। मोहन कुमार भड़क कर बोला, ये मामले को उलझाने की कोशिश करत है छोटे सरकार। देखो मोहन कुमार, तुम्हारी पूरी बात सुनी गई है, अब मुझे इससे अपने सवालों का जवाब लेने दो। छोटे सरकार ने मोहन कुमार को टोका। फिर इसने अशकबार सुल्ताना को बात जारी रखने का कहा। सुल्ताना बोली, ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है जी। जॉर्ज गोरा इस राजवाड़े की औरतों पर गंदी नज़र डालता है। इसने 3-4 बरस पहले मुझ पर भी गंदी नज़र डाली और इसकी ये नज़र अब भी जूं की तू है। आप जानते हैं वो हिंदी बोल लेता है। एक बार इसने मुझसे यहाँ तक कह दिया कि अगर मैं इसकी पत्नी बनने पर राजी हो जाऊँ तो वो हर तरह के गलत काम एकदम छोड़ देगा। मैं जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है। इस तरह की बात इसने इससे पहले भी कई औरतों से कही होंगी और वो औरतें मेरी तरह आम नहीं होंगी, बड़ी बड़ी खूबसूरत होंगी। ये औरत बाज बंदे तो ऐसे ही छोते हैं
ये आपकी शान में गुस्ताखी कर रही है छोटे सरकार। खुदा बख्श ने भड़क कर कहा, यह सबूत के बगैर इल्ज़ाम लगावत है। छोटे सरकार ने सुल्ताना को तंबीह की, तुम गलत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करो और अपने जवाब को सिर्फ इस तक रखो कि तुम्हारा ब्याह अचानक महरूद से क्यों हुआ। सुल्ताना ने ओढ़नी से आंसू पोंछे और बच्चे को कंधे से लगाते हुए बोली, छोटे सरकार, मैंने गोरा साहब को साफ इनकार कर दिया था, पर इसने कभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो हुक्म जी को मेरे खिलाफ भड़काता रहा और मुझे पाने की तदबीरें सोचता रहा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हुक्म जी भी इसकी बातों में आ गए, बल्कि पूरी तरह इसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। ये 2 साल पहले की बात है। 7वीं का जश्न आने वाला था। आप जानते ही हैं, 7वीं के जश्न में राजभवन के अंदर ख़ास इंतजाम किए जाते हैं। पुराने रवाज के मुताबिक 7 रंगों के लिए 7 लड़कियां चुनी जाती हैं। इनको फेरियों या परियों का खिताब दिया जाता है। एक वक्त था जी कि जब किसी भी लड़की के लिए परी बनना और राजभवन में जगह हासिल करना बड़ी इज्जत की बात होती थी। इसका जीवन संवर जाता था। मगर अब वो पहली बात कहाँ रही है। सब जानते हैं कि वहाँ क्या होने लगा है। फिर भी बेशुमार लड़कियाँ हैं जो परी बनकर राजभवन में जाने के सपने देखती हैं। तुम अपनी बात को सिर्फ अपने जवाब की हद तक रखो। छोटे सरकार ने इसे टोका। माफ़ी चाहती हूँ सरकार, मैं 7वीं के जश्न की बात कर रही थी। राजभवन की कुछ औरतें मुझे ये खुशखबरी सुनाने आई कि मेरा नाम इस साल चुनी जाने वाली 7 लड़कियों में लिया जा रहा है। बहुत आशा है कि मैं चुन ली जाऊँ। छोटे सरकार, मैं जान गई कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं दुख के समंदर में डूब गई। मुझे पता चला कि मुझे सिर्फ और सिर्फ गोरा साहब के लिए राजभवन में ले जाया जा रहा है। मैं वहाँ सिर्फ गोरा साहब की रखेल बनकर रह जाऊंगी। मैंने और मेरे घर वालों ने फैसला किया कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। मुझे 7 लड़कियों में चुन लिया गया। मेरा रंग लाल था, मगर जिस रात हुक्म जी के आदमियों ने मेरे माता पिता से चुनाव की रस्मी इजाज़त लेने के लिए आना था, दोपहर के वक्त मेरे पिता ने महरूद से मेरा ब्याह कर दिया। ये पहले से पिताजी का मंसूबा नहीं था। इस वक्त कोई भी मुसलमान लड़का मिल जाता और राजी हो जाता तो मेरे पिता ने इससे मेरा निकाह पढ़वा देना था। आप जानते ही हैं कि ब्याहता लड़की राजभवन की परी नहीं बन सकती। मैं भी परी बनने से बच गई, लेकिन इसके बदले में हुक्म जी का गुस्सा झेलना कोई आसान काम नहीं था। हम सब जानते थे कि हमारे साथ बहुत मुश्किल होएगा। तब पिताजी ने फैसला किया कि वो इस मुश्किल वक्त से गुजरने के लिए महाराज प्रताप बहादुर जी की दी हुई मोहर से काम लेंगे। मोहन कुमार ने बेहद बेचैनी से अपनी चोरी ठोड़ी को खुजाया और बोला, गुस्ताखी माफ़ छोटे सरकार, ये चोरी अपनी चरब ज़ुबानी से मामले को उलझाना चाहत है। ये हमारी तवज्जो असल सूरत हाल से हटा रही है। कव्वे को सफ़ेद कहने से वो सफ़ेद नहीं हो जाता। सारा जुर्गा जानत है कि ये औरत ठीक नहीं है। अपने काले करतूत छुपाने के लिए ये दूसरों पर घिनौने इल्ज़ाम लगाती है और जब इसका जवाब दिया जावत है तो मरने मारने पर उतर आती है। रत्ना देवी के साथ भी इसका झगड़ा ऐसे ही शुरू हुआ था। इसने इनके रुतबे का ख्याल किए बगैर पहले मुँह मारी की, फिर हाथापाई पर उतर आई। ये भी बिल्कुल झूठ है सरकार। मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ। मैंने रत्ना देवी से कुछ नहीं कहा। मेरा और इनका भला क्या जोड़। मैं एक नसीबों मारी बेसहारा लड़की, वो राजभवन की रानी। मैं तो इनसे अपनी जान बचाती फिरती थी, पर वो किसी सूरत मुझे क्षमा करने को तैयार नहीं थी। मैं पंगट पर पानी भर रही थी, वो वहाँ अपनी सखियों के साथ सैर करने आई थी। उन्होंने मुझसे एक ऐसी गंदी बात कही जो इनकी जुबान को हरगिज जेब नहीं देती थी। मैंने सिर्फ इतना कहा, इतने बड़े मुंह से इतनी छोटी बात मत कहें। बस वो इसी बात पर भड़क गई और पालकी छोड़कर मुझ पर कूद पड़ी। उन्होंने मुझसे हाथापाई की और फिर अपने जोर में खुद ही फिसल कर पंखट की सीढ़ियों से गिरी। इनको जो चोट आई वो अपनी वजह से आई। वहाँ बहुत सौ ने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा, लेकिन मैं जानती हूँ कि अब किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो इस बात की गवाही दे। अब जानते हैं यहाँ कमज़ोर का साथ कोई नहीं देता छोटे सरकार। वो सच बोलकर भी हारता है, जोर वाला झूठ बोलकर भी जीत जाता है। आखिरी अल्फाज कहते कहते सुल्ताना की आवाज़ भुर्रा गई और वो अपने बच्चे को कंधे से लगाकर सिसकने लगी। इसके बालों की लंबी लंबी लिटें इसकी ओढ़नी से निकलकर इसके चेहरे पर झूल रही थी। हाफिज़ खुदा बख्श ने कहा, ये अपने गुनाहों पर पर्दा डाल रही है जी। असल में इसने मारूद जैसे दीवाने से ब्याह किया ही इसलिए था कि ये अपने करतूतों को छुपाना चाहती थी। हम सब जानते हैं कि यह हरजाई है, इसके कई याराने हैं। बाप बूढ़ा हो चुका है, भाई बहुत अरसे से बीमार पड़ा है। इसको किसी का डर खौफ नहीं है। ये झूठ है, इल्ज़ाम है। सुल्ताना चिल्लाई, मैं इन सब लोगों को जानती हूँ। ये हुक्म जी के ख़ास बंदे हैं, इनके मुंह में हुक्म जी की ज़ुबान है। इस दौरान में गनी साहब ने भी दबे लहजे में सुल्ताना की हिमायत में चंद फिक्रे बोले। उन्होंने कहा कि ऐसी लड़की पर जो माँ भी है, किसी ठोस सबूत के बगैर ऐसे संगीन इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए। उन्होंने कहा कि वो इस लड़की के घराने को किसी हद तक जानते हैं। वो इज़्ज़तदार, सच्चे और निडर लोग हैं। अगर इनकी लड़की वाकई बदचलन होती तो वो कभी चुपके न बैठे रहते।
छोटे सरकार ने दोनों तरफ का मौक़िफ़ वजाहत से सुना और चंद मज़ीद सवालात किए। फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुए। तब तक मैं फ़ैसला कर चुका था। जब छोटे सरकार ने मुझसे पूछा कि मैं सुल्ताना को अपनी बीवी तस्लीम करता हूँ या नहीं, तो मैंने इसका जवाब असबात में दिया और कहा, मैं अपनी गलत बयानी की माफ़ी चाहता हूँ। कल मैं पूरी तरह अपने हवास में नहीं था। सुल्ताना के साथ मेरा ब्याह हो चुका है। इसकी गोद में जो बच्चा है वो मेरा ही है। इस बात का पता कैसे चलेगा कि तुम कल अपने हवास में नहीं थे या आज हवास में नहीं हो? छोटे सरकार ने कहा। मैं जो कुछ कह रहा हूँ दुरुस्त है छोटे सरकार। ये मेरी बीवी है, ये मेरा बच्चा है। मेरी बीवी पर झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। ये घर गृहस्थन है। ये पूरी तरह मेरी वफ़ादार है। ये हुक्म जी और इनके दोस्त की बदनीयती है। वो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़े हैं। इनके जुल्म से बचने के लिए हमने ज़ुर्गा छोड़ा है, लेकिन ये लोग यहाँ भी हमारे पीछे हैं। अगर आपने हमें इनके हवाले कर दिया तो हमें बेइज्जत करके मार दिया जाएगा छोटे सरकार। मैं बोलता चला गया, हालांकि मैं कुछ नहीं जानता था कि ज़ुर्गा कहाँ है, हुक्म जी कौन है, मेरी शादी कब हुई थी, लेकिन मैं ख़ुद को ज़हनी तौर पर बावर करा चुका था कि ज़ुर्गा मौजूद है। हुक्म जी, गोरा साहब और इनकी बदनीयती भी मौजूद है और सुल्ताना से मेरी शादी भी हो चुकी है। ये सब कुछ मेरी यादाश्त के पर्दे पर मौजूद नहीं था, लेकिन इसके बारे में अब इतने सबूत मौजूद थे कि मैं इसे झुटला नहीं सकता था। मैंने अब अपनी यादाश्त के बजाय इन सबूतों पर भरोसा करने का फ़ैसला किया था। ये सही दिमाग बंदा नहीं है सरकार, इसकी किसी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मोहन कुमार ने एहतजाज किया। छोटे सरकार ने इसे खामोश रहने का हुक्म दिया और मुझे अपना बयान जारी रखने का इशारा किया। मेरे बयान के मुस्बत असरात छोटे सरकार के चेहरे पर नजर आने लगे थे। इन्हें कम से कम इतना यकीन तो हो रहा था कि मैं सुल्ताना को बीवी मान रहा हूँ और मेरे नज़दीक वो वफादार है। अब तक की समात के दौरान में मुझे अंदाज़ा हुआ था कि छोटे सरकार के दिल में सुल्ताना और इसके बच्चे के लिए नरम गोशा मौजूद है और वो इन्हें पनाह देना चाहता है। ताहम इसके लिए वो कानूनी तकाज़े भी पूरे करना चाहता था। मेरा बयान सुनने के बाद इसने बड़ी ज़हानत से मोहन कुमार और गुरु राकेश से चंद ऐसे सवाल किए जिनसे इनके बयानों में तजाद पैदा हुआ। जॉर्ज गोरा की नापसंदीदा मसरूफियात के बारे में भी छोटे सरकार ने मोहन कुमार से चंद चुभते हुए सवालात किए। इस मौके पर ऐसा नजर आने लगा कि इस मुकदमे का फैसला हमारे हक में होगा और हमें गूंगे हाशू समेत नल पानी में पनाह दे दी जाएगी। कम से कम आर्जी पनाह तो ज़रूर मिल जाएगी जिससे बाद अज़ा मुस्तकिल किया जा सकेगा। लेकिन फिर ऐसा वाक़या हुआ जिसने अचानक सब कुछ उलट पलट कर रख दिया। एक फरबाए अंदाम शख्स जो अपने हुलिये से चौबदार नजर आता था दाखिल हुआ। इसने छोटे सरकार के करीब झुककर सरगोशियों में कोई बात की। छोटे सरकार का चेहरा मुतगय्यर नजर आया। उन्होंने गहरी नज़रों से सुल्ताना की तरफ देखा। धीमी आवाज़ में अपने मुसाफिरीन के साथ छोटे सरकार का मुख्तसर मुकालमा हुआ। इसके बाद छोटे सरकार ने एक बावर्दी एहलकार को कुछ हिदायत दी। वो बाहर चला गया। वो कोई सीनियर एहलकार था। इसके साथ 2-3 मुअज़्ज़ज़ अफराद भी बाहर गए। हाज़रीन मदम आवाज़ों में चहमगोइयाँ करने लगे। 4-5 मिनट बाद सीनियर एहलकार वापस आया। इसके साथ अकम में 2 और अफराद भी थे। इनमें से एक बूढ़ा था और दूसरा नौजवान। ये दोनों रो रहे थे। इनकी पगड़ियाँ गले में पड़ी थी। सीनियर एहलकार ने छोटे सरकार के रूबरू ताज़ीम पेश करने के बाद कहा, जनाब, मैंने खुद मुलाहिज़ा किया है, लाश करीबन 2 दिन पुरानी है। सर के पिछले हिस्से में कुल्हाड़ी का घाव आया है। मकतूल के हाथ पीछे की तरफ मोड़कर पुराने आज़ार बंद से बांधे गए हैं। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।